हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो तक हमने क्या कर लिया। हम कर रहे हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और उसमें हमने क्या क्या कर लिया। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ, मतलब थोड़ा सा ध्यान दिला देती हूँ। हमने पोजीशन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली, वो हमने दो केसेस के लिए निकाली, जब हमारे दोनों निर्देश तंत्र एस और एस डैश संपाती यानी कि कोइंसिडेंट है, और जब दोनों कोइंसिडेंट नहीं है। फिर हमने किसकी निकाली, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट की। फिर हमने निकाली वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन गैलीलियन में। फिर हमने एक्सेलरेशन की निकाली। फिर हमने फोर्स की निकाली, नहीं फोर्स की निकाली। फिर हमने क्या किया, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ निकाल लिया। फिर हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ निकाल लिया। ठीक है, अब हम एट्थ क्या काम करने वाले हैं, हम करने वाले हैं न्यूटोनियन रिलेटिविटी, यानी कि जिसका नाम है न्यूटनी आपेक्षिकता। ठीक है, पूछा जाता है भाई शॉर्ट नोट में, छोटे क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें जनरली पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पूरा ही इंपॉर्टेंट है। साथ खास करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, संवेग का कंजर्वेशन है ना, जो हमने किया था पिछले वाले में किया था काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, और एक अभी न्यूटोनियन रिलेटिविटी करेंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं ना, और ये पूछे जाते हैं जनरली। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है न्यूटोनियन रिलेटिविटी, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको न्यूटनी आपेक्षिकता। अब इसको समझो, थ्योरेटिकल टॉपिक है ना, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, आपको समझना है इसको। न्यूटोनियन रिलेटिविटी या न्यूटनी आपेक्षिकता ये कहती है कि कोई दो निर्देश तंत्र है एस और एस डैश। ठीक है, नाम से पता चल रहा है आपेक्षिकता। तो एस और एस डैश दो निर्देश तंत्र हैं और दोनों ही जड़त्वीय है, यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस बी और एस डैश बी। अब एस तो कैसा है, स्टेबल है, हमेशा की तरह स्थिर है, और एस डैश जो है वो एस के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। समझ में आ गई बात। तो अगर फिजिक्स का कोई रूल एस निर्देश तंत्र में लागू होता है तो वो ही रूल एस डैश निर्देश तंत्र में भी वैलिड होगा। इसका मतलब क्या है, एस निर्देश तंत्र में जो रूल्स लागू होंगे, फिजिक्स के जो नियम लगेंगे या जो सूत्र अप्लाई होंगे, वही सेम रूल किस में भी वैलिड होंगे, एस डैश निर्देश तंत्र में, यानी कि जो दूसरा इनर्शियल फ्रेम है एस डैश, उसमें भी लागू होंगे। यानी कि जो पहले निर्देश तंत्र के सापेक्ष वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसमें भी भौतिकी के समान नियम लागू होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कहती है, पहली बात तो ये हो गई कि ये एस है, और दूसरा है एस डैश एस के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो दोनों में ही फिजिकल लॉज जो है इक्वल होंगे, दोनों में ही बराबर होंगे, पहली बात तो। दूसरी बात ये कहता है कि अगर एस निर्देश तंत्र है तो एस निर्देश तंत्र में किसी भी कण की एब्सोल्यूट वेलोसिटी यानी कि निरपेक्ष मान ज्ञात करना संभव नहीं है प्रयोगों द्वारा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक्सपेरिमेंटली ये पार्टिकल है एस फ्रेम में, आप ये नहीं कह सकते कि प्रयोगों द्वारा इसकी वेलोसिटी बताओ एस फ्रेम में कितनी होगी, नहीं निकाल सकते। कभी भी किसी भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में किसी भी कण की निरपेक्ष वेग का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। समझ में आ गई। एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल इन एनी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड एब्सोल्यूटली, यानी कि निरपेक्ष का मतलब है बिल्कुल सेपरेट, अलग, एक ऐसी वेलोसिटी जो किसी पर निर्भर ही ना करती हो, एब्सोल्यूट हो, जो बिल्कुल निरपेक्ष हो। देखो, रिलेटिव का मतलब होता है सापेक्ष या आपेक्षिकता, यानी कि एक की दूसरे के सापेक्ष, लेकिन निरपेक्ष का मतलब होता है सेपरेट, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। समझ में आ गई। ठीक है, तो किसी भी पार्टिकल की किसी भी इनर्शियल फ्रेम में निरपेक्ष वेग ज्ञात करना संभव नहीं है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाँ, लेकिन कोई भी दो निर्देश तंत्र है तो उनकी आपस में सापेक्ष वेग ज्ञात किया जा सकता है। मतलब एस की वेलोसिटी में एस डैश के रिस्पेक्ट में निकाल सकती हूँ, मतलब एस की वेलोसिटी नहीं, एस में कोई भी कण है तो उसकी वेलोसिटी मैं एस डैश के रिस्पेक्ट में निकाल सकती हूँ, या एस डैश में कोई कण है तो उसकी वेलोसिटी एस के रिस्पेक्ट में निकाली जा सकती है। तो रेस्पेक्टल वाली जो वेलोसिटी है वो निकाली जा सकती है, या उसको रेस्पेक्ट वाली को आप रिलेटिव भी कह सकते हो। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी या सापेक्ष वेग या आपेक्षिक वेग ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन निरपेक्ष वेग ज्ञात करना संभव नहीं है। इसी को क्या बोला जाता है, न्यूटोनियन रिलेटिविटी या न्यूटनी आपेक्षिकता। ठीक है, मोटे तौर पर हम यही कह सकते हैं कि किसी भी कण का सापेक्ष वेग ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन निरपेक्ष वेग ज्ञात करना संभव नहीं है। समझ में आ गई। बेसिकली ये दो ही लाइन है न्यूटोनियन रिलेटिविटी में।
लेकिन हमें इसको थोड़ा और इलेबरेट करके समझाना पड़ेगा। लिखने में तो, क्योंकि भाई लिखने में कम से कम कोई भी क्वेश्चन 1.5 से 2-3 नंबर का आएगा, तो उसमें आप 2 लाइन तो नहीं लिख सकते ना, कम से कम आधा पेज तो चाहिए, ठीक है। तो उसमें थोड़ा आपको और इलेबरेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो लिखते हैं न्यूटोनियन आपेक्षिकता या न्यूटोनियन रिलेटिविटी। देखें कैसे लिखेंगे हम इसको। ऑल फिजिकल लॉज, ठीक है, प्रिंसिपल्स, ऑल फिजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल्स आर इक्वल, आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट लिखो ज़्यादा अच्छा है। ऑल फिजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल्स आर इक्विवेलेंट in two frame of references that are inertial। मतलब मैंने क्या कहा, सभी भौतिकी नियम और सिद्धांत दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में सदैव समान होते हैं। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। इफ एनी experiment is done in one frame, then observations will be equal in another frame also। मतलब ये लाइन क्या कहती है कि अगर कोई भी प्रयोग किसी एक निर्देश तंत्र में किया जाता है तो आने वाले प्रेक्षण जो होंगे वो किसी दूसरे निर्देश तंत्र में आने वाले प्रेक्षणों के बराबर ही या समान ही प्राप्त होंगे, ठीक है। समझ में आगे बात। फिर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर वी कैन से दैट the absolute velocity of any particle in one frame can never be determined। इसका मतलब अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी कण का एक निर्देश तंत्र में निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, निरपेक्ष मान ज्ञात करना असंभव है। समझ में आ गई। बट वी कैन कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी after comparing the results of both inertial frames। मतलब हम दोनों का निरपेक्ष मान तो नहीं निकाल सकते, मतलब किसी भी निर्देश तंत्र में किसी भी कण का निरपेक्ष मान तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, लेकिन हम दोनों निर्देश तंत्रों से प्राप्त परिणामों की तुलना करके क्या निकाल सकते हैं, सापेक्ष मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि सापेक्ष वेग ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको। यानी कि किसी भी कण की एब्सोल्यूट वेलोसिटी कभी भी फाइंड नहीं की जा सकती, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड की जा सकती है। इसी को क्या कहते हैं हम, न्यूटनी आपेक्षिकता का सिद्धांत। समझ में आ गई, ठीक है। देयरफॉर एब्सोल्यूट वेलोसिटी is absolute velocity, है ना, absolute velocity of any particle is senseless, निरर्थक है, is senseless, but relative velocity can be observed or determined। This is called Newtonian relativity।
यानी कि किसी भी कण का निरपेक्ष मान ज्ञात करना तो निरर्थक है, हाँ, लेकिन उसका सापेक्ष वेग या आपेक्षिक मान ज्ञात किया जा सकता है। इसी को क्या कहा जाता है? न्यूटनी आपेक्षिकता। तो अगर 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो लगभग 1 पेज तो आपको लिखना पड़ेगा, कॉपी का बड़ा पेज है, ठीक है, लेकिन इन सभी बातों का सार आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है, ठीक है। एक बार बोल देती हूँ वापस से, ठीक है, कि भौतिकी के सभी नियम जो हैं किन्हीं 2 जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में एक समान होते हैं। अगर कोई प्रयोग किसी एक निर्देश तंत्र में किया जाता है तो उससे प्राप्त परिणाम वही होंगे जो किसी दूसरे निर्देश तंत्र में प्रयोग करके प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कण का किसी एक निर्देश तंत्र में निरपेक्ष मान ज्ञात करना संभव नहीं है, लेकिन उसका सापेक्ष मान ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने क्या है कि देयरफॉर किसी भी कण का निरपेक्ष मान ज्ञात करना निरर्थक है, लेकिन सापेक्ष वेग ज्ञात किया जा सकता है। इसी को क्या कहते हैं? न्यूटोनियन रिलेटिविटी या फिर न्यूटनी आपेक्षिकता। समझ में आ गई? इसमें इतना ही है। फिर आता है आपका नेक्स्ट और लास्ट 8th के बाद न्यूटन के नियमों की निश्चरता, यानी कि इनवेरियंस ऑफ न्यूटन्स लॉ। तीनों नियम है ना, हालांकि हम जानते हैं उनको, लेकिन हम देखेंगे कि गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत ये नियम बदलते नहीं हैं, यानी कि ये भी किन्हीं 2 निर्देश तंत्रों में गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर रहते हैं। जैसे हमारा मोमेंटम कंजर्व था, है ना, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व थी, यानी कि संरक्षित थी, 2 निर्देश तंत्रों में बदल नहीं रही थी, एस में भी वही थी, एस डैश में भी वही थी, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही न्यूटन के नियम भी निश्चर होते हैं, किसमें? गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत। तो हम देखेंगे invariance of Newton's law under Galilean transformation। समझ में आ गई? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पूरा ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट यूनिट में इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। खास करके मैंने वो जो बताया वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ये है। इनवेरियंस ऑफ न्यूटन्स लॉ सबसे पहले एक एक करके देखेंगे। पहले देखेंगे कि पहला नियम निश्चय रहता है, फिर देखेंगे दूसरा, फिर देखेंगे तीसरा। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ, ठीक है, मैंने बता भी रखा है आपको। पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई कण स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगा, है ना, और अगर वो गतिशील है तो उसी वेग से गति करता रहेगा। कब तक? जब तक कि कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता, ठीक है। यानी कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इज स्टेबल, है ना, और इट इज़ मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, देन इट विल बी सेम। कब तक? अनलेस अनटिल देयर इज एनी एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आ गई बात आपको? यानी कि पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं ना, बाकी की बात बाद में करेंगे। तो हम लिखेंगे इफ एनी ऑब्जेक्ट इज स्टेबल देन इट विल स्टेबल और it is moving with constant velocity, then it will be moved unless until there is any external force। यानी कि कोई कण स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, और अगर गतिशील है तो नियत वेग से गति करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। ये तो हो गया आपका न्यूटन का पहला नियम। समझ में आ गई? मतलब ये यूँ कहना चाह रहा है कि इफ़ कैपिटल F इज इक्वल टू 0, ठीक है, F 0 होने पर एम ए इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि F बराबर एम ए होता है। एम ए बराबर 0 होने से M तो 0 नहीं है, तो फिर कौन 0 होगा? एक्सेलरेशन। भाई 2 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो ये 0 है या ये 0 या दोनों 0 है, पर M तो 0 नहीं है। पार्टिकल का ऑब्जेक्ट का मास तो कुछ ना कुछ होगा, तो ए 0 है। ए 0 होने का मतलब dv/dt 0 है, क्योंकि यही होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही तो एक्सेलरेशन होती है। तो dv/dt 0 है, तो हम जानते हैं कि कांस्टेंट का ही अवकलन 0 होता है, तो हम लिख देंगे इज इक्वल टू v। इसका मतलब क्या है कि v या तो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट में तो 0 भी तो आता है भाई, या फिर 0 होगा। तो या तो पार्टिकल नियत वेग से गति करेगा या फिर उसकी वेलोसिटी होगी ही नहीं, यानी कि वो कैसा होगा? स्टेबल होगा।
तो न्यूटन का पहला नियम, और हमने यही सेम कंडीशन कहाँ देखी थी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जहाँ हमने जड़त्व निर्देश तंत्र पढ़ा था। तो जड़त्व निर्देश तंत्र में हमने ये कहा तो था कि इस निर्देश तंत्र में न्यूटन का पहला और दूसरा नियम वैलिड होता है। समझ में आ गई। तो न्यूटन का पहला नियम ये कहता है कि अगर कण पर कोई बल कार्यरत नहीं है तो वो या तो नियत वेग से गति करता रहेगा या फिर उसकी वेग होगा ही नहीं, यानी कि वो स्टेबल होगा। यही तो बोली है हमने बात। तो ये मैथमेटिकली कहा है हमने और ये हमने थ्योरी के हिसाब से कहा है। समझ में आ गई। तो हम ये देखते हैं कि ये वाला नियम भी क्या रहता है, निश्चल रहता है। ये कहलाता है प्रथम नियम और इसको हम कहते हैं जड़त्व का नियम। हम लिख देंगे दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्शियल लॉ, यानी कि ये जड़त्व का नियम भी कहलाता है। समझ में आ गई। तो ये भी क्या रहता है, निश्चल रहता है अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ गई। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट न्यूटन्स सेकंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ इन वेरिएंस। समझ में आ गई। फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट नहीं, यूनिट में और भी चीज़ें हैं, चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेंगे इस पे बेस्ड और फिर आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू।